नमस्कार। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। 10 सीटों में से 7 समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी की तरफ जाकर बैठ गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये उनकी हार नहीं है। उन्होंने तीसरा कैंडिडेट इसीलिए खड़ा किया था जिससे गद्दारों का पता चल सके। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने पूरे उत्तर प्रदेश का दिल जीत लिया। पल्लवी पटेल लड़ती रही, झगड़ती रही, लेकिन डटी रही। वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही किया है। पल्लवी पटेल ने खुलकर यह बात कह दी कि उनके खून में गद्दारी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है। तो दोस्तों, आज दिन भर लोकतंत्र की इज्जत लुटती रही। इधर के लोग उधर वोट करते रहे और इस बेमानी को, इस मक्कारी को अंतरात्मा की आवाज बताते रहे। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार सर है, साथ ही साथ भरत यादव जी भी हैं। प्रेम कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नेताओं ने बहुत ज्यादा ही अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया। प्रेम कुमार सर, प्रज्ञा जी, ये अंतरात्मा की आवाज आज इसके मायने बदल गए हैं। अंतरात्मा की आवाज नहीं, आजकल मोटी मोटी डीलिंग होती है, पॉलिटिकल करियर की डीलिंग होती है, पैसों की डीलिंग होती है, पद की डीलिंग होती है, सपनों की डीलिंग होती है। और उसमें लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसमें बात यह है कि जो सियासत पीडीए के नाम पर होती है, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उस सियासत में जो सवर्ण तबका, जिसको कि वो इसलिए जोड़ते हैं कि कोई हमें ये न समझे कि सवर्ण विरोधी है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अभी आपने तेजस्वी यादव को भी देखा है, माई के साथ जो बाप लगाया BAAP, तो उसमें 2 A में एक ए का मतलब अगड़ा है। अगड़ा को वो छोड़ नहीं रहे। लेकिन यहाँ अगड़े ने जो विश्वास दिखलाए, तोड़ा है, तो अब आगे से कौन भरोसा करेगा? भाई, समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण पर, राजपूत पर, ऐसे उम्मीदवारों पर क्यों भरोसा करेगी? ये मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ, कोई पैनलिस्ट इतना खुलकर नहीं बोलेगा। लेकिन ये बात अब समझिए, बहुत समझने की जरूरत है कि कोई सवर्ण पर क्यों भरोसा करेगा कि सबसे पहले टूटने की बारी आती है वही टूट जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी घटना घटी है। आपको याद होगा, मायावती जी भी ये कहने को विवश हुई थी कि ये ब्राह्मण वाला जो है कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग अपना वोट हमको शिफ्ट नहीं करा पाते हैं, हमारा वोट जरूर ले लेते हैं। ये थोड़ी पुरानी बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक अगड़ा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी में आके समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से जीत जाता है, और जब वोट देने की बारी आती है तो आप जाके दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आपने तो अपने समुदाय का वोट भी नहीं दिलवाया समाजवादी पार्टी को। अगर दिलवाया होता तो फिर जीत हो जाती। और उसके बाद में जब राज्यसभा जैसा मौका आता है तो आप विश्वासघात कर बैठते हैं। और तब आपको याद आता है राम मंदिर और श्री राम और तमाम चीजें। तो समाजवादी पार्टी में रह के वोट लेते समय क्यों नहीं याद आया? या जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन ही आप छोड़ देते। यहाँ पर मोल भाव करने के लिए क्यों रुके हुए थे अब तक? ये जो चीजें हुई हैं बहुत गलत हुई हैं। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। ये कह रहे हैं हर चीज में लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देते हैं कि मोदी जी ने ये करा दिया, मोदी जी ने वो करा दिया। पूछना चाहिए क्या ये क्रॉस वोटिंग भी मोदी जी ने कराया क्या? अब पूछना भी चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि भाई सब कुछ मोदी जी करा रहे हैं, तो क्या क्रॉस वोटिंग भी मोदी जी करा रहे हैं? इसका परमिशन तो है, कम से कम लीगल परमिशन है, तब तो बीजेपी करा पा रही है ऐसा। तो ये जो गलत के साथ खड़ी है पूरी बीजेपी, और एक मुद्दे में नहीं, हर एक मुद्दे में, ये तो चुनाव का एक तरह से लोकतंत्र का हम बोले तो रेप है, बलात्कार है। जो एक्चुअल में रेप और बलात्कार की घटनाएं हैं, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ वो खड़ी दिखती है बीजेपी, जिसमें वो सजा याफ्ता मुजरिम को अमृतकाल में जेल से छुड़ा देती है, उसमें बीजेपी की सरकारें साथ होती हैं। बलात्कार, हत्या, सबका वो होता है। मैं गुजरात के उदाहरण दे रहा हूँ बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है। तो गलत के साथ बीजेपी खड़ी हो रही है, लोकतंत्र के हत्यारों के साथ में। लोग खुद ही आप मास्टरमाइंड है इन लोकतंत्र के हत्यारे का, और ये सब आपके उपकरण है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है, लोग कहते हैं कि इस चुनाव का लोकसभा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिखता है, ये एमएलए थोड़े जाएंगे वोट देने, लेकिन लोकसभा
सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जनता देख रही है कि कैसे लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है, जैसे कैसे खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे विपक्ष को तहस नहस करके सत्ता को अपने लिए आजीवन जैसे पेटेंट कराने के लिए ये निकल बैठे हैं। ये मानसिकता जो है उजागर हुई है, जनता के दिमाग में ये बात बैठ रही है। इसीलिए लोकसभा के चुनाव में फर्क इसी रूप में पड़ेगा कि जनता करारा जवाब देगी लोकतंत्र विरोधी हथकंडों का। अच्छा प्रेम कुमार सर, अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि ये हमारी तीसरी सीट की जीत है, यानी कि अखिलेश यादव का कहने का ये मतलब है कि हमारी ये जीत है, ये हार नहीं है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरअसल ये हार के बाद ही जीत है जो है ना, वहां हाँ। से ये मर्म है, उसको वो पकड़ना चाहते हैं। कि मतलब 2024 के पहले पता चल जाएगा कि ये तमाम जो विधायक हैं या फिर ये तमाम जो नेता हैं, ये अंदर अंदर भाजपा को नहीं प्रज्ञा जी, ये फिसल गए तो हर हर गंगे है, ये फिसल गए तो हर हर गंगे है, और क्या कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ दो तरह से वो कह रहे हैं। एक तो चीजें साफ हुई हैं कि कौन समाजवादी पार्टी के सिद्धांत के साथ है और कौन नहीं है। जो नहीं है वो आप जाए, आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो है सिद्धांत के साथ है, इसीलिए हम और मजबूत हुए हैं, हम और मजबूत होंगे। एक भाव तो ये है। और उसका दूसरा भाव है, वो थोड़ा दूर की बात है, समझ निकालना पड़ेगा। वो ये है कि हर बार जब जब राज्यसभा में कोई पार्टी बहुमत में आई है, तब तब वो पार्टी लोकसभा में अल्पमत में गई है, सत्ता से बाहर हुई है। ये नोटिस कर लीजिए पूरे इतिहास। जब जब राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत होगा, कांग्रेस का ही हुआ है, और तब तब उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। इस राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो बहुमत होगा राज्यसभा में, उसके बाद वो टेंडेंसी समझिए कि अब लोकसभा चुनाव आने वाला है और उस हिसाब से वो जाना है। ये भी अखिलेश यादव जी का छिपा हुआ मतलब हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं कि जो जीत है वो जीत यही है, अब राज्यसभा में जाइए, बहुमत लीजिए, लोकसभा में हम लेके आ रहे हैं। ये इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कभी नहीं हुई थी। विपक्ष की रैलियों में, तेजस्वी यादव की रैलियों में रात के वक्त में जो लालटेन लेके, जो मोबाइल लेके भीड़ उमड़ रही है, वो क्या है? उम्मीदों की भीड़ है। वो है कि ये बीजेपी और नीतीश कुमार, ये लोग तो जो 17 साल में नहीं कर सके, तेजस्वी ने 17 महीने में कर दिया। इस लड़के में दम है, ये 10 लाख रोजगार का वादा करता है तो ये कर सकता है। ये युवाओं में जो उन्होंने उम्मीद पैदा की है, कौन सा जिला है प्रज्ञा जी? हमने तो इतने दिनों से देखा है राजनीति को भी, रैली को भी, सब किसी नेता में हर जिले में वही इम्पैक्ट, उतनी ही भीड़। ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। लग रहा है कि क्रांति आ गई क्या? बिहार की धरती पर जो दिख रहा है वो नजारा नजर आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाई पहले भी पर्चा लीक होता था, पेपर लीक होता था। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि यहाँ पर पर्चा लीक बंद करा देंगे, मैट्रिक परीक्षा में चोरी होती है बंद करा देंगे। उसी समय लगभग वो कब्रिस्तान वाला भी वाली बात भी उसी उन्होंने कही थी। तो वो सारी बातें की थी। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में हुआ क्या? और संगठित रूप से पेपर लीक होने लगा। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दो, इसके लिए पेपर लीक एक उपक्रम बन गया कि भाई उससे पैसा भी ले लो, 400-400 रुपया, 500 रुपया हर आवेदन पत्र पर। उसके बाद में उसका परीक्षा भी मत होने दो, रिजल्ट भी मत निकलने दो। रिजल्ट निकल जाएगा, कोर्ट में लटका दो, कोर्ट में सालों साल दौड़ो, लेकिन नियुक्ति नहीं होने देंगे। ये जो परंपरा है, इसका आक्रोश अब पहली बार देख रहे हैं सड़क पर। इतना बड़ा आक्रोश पहले कभी नहीं दिखा था। अब देखिए, कल भी रात इलाहाबाद में छात्र सब रात भर प्रदर्शन किए। आज की का अपडेट मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात भी किए हैं। इससे पहले परसों भी किए थे, जो फिर से री एग्जाम ये करना पड़ा। अब आरओ का एग्जाम का चल रहा है कि उसको री एग्जाम कराइए। तो ये जो छात्र हैं, इसी दिन कल जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर बहुत दिलों को छूने वाली थी कि पुलिस दौड़ा के
करके, घसीट करके किसी को होटल से खाते हुए उठा लिया, किसी को दुकान से उठा लिया और छात्र को ले जा रहे हैं। अरे ये बच्चे, एक हर गार्जियन आज पीड़ित है कि हम अपने बच्चों को चांटा तक नहीं मारते जीवन में। बच्चों को अपने घर में थोड़ी चोट लग जाती है तो हम उसके जख्म की परवाह करते हैं। वो बच्चे क्या वहां नौकरी के लिए तो गए हैं, परीक्षा ही तो दे रहे हैं, और परीक्षा देने जाएंगे, कुछ पेपर लीक होगा, बोलेंगे तो उसको क्या कॉलर पकड़ लोगे? ये कॉलर पकड़ना, ये बहुत इमोशंस को, उत्तर प्रदेश के इमोशंस को जगा रहा है। और ये बात जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पैन उत्तर प्रदेश में पुलिस के खिलाफ, शासन के खिलाफ कि हमारे बच्चों का तुम कॉलर पकड़ोगे, ये बात सामने आ रही है। इस तरह से कभी भी जनता की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। ये इस चुनाव में नहीं व्यक्त हो रहा है, ये तो एमएलए ने वोट किया। असल वोटर जो जनता है वो चुनाव में इस भावना को प्रकट करेगी। ये मैं बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, उसके अलावा मैंने तो कुछ नहीं प्रेम कहा। कुमार सर, मोदी जी तो 400 पार की डींगे हाँकते हैं। तो 400 पार बोलना पड़ रहा है ना कि हम 400 पार लाएंगे, लेकिन बताएं तो कि हम किस प्रदेश से कितना और लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। किस प्रदेश से कितना लाएंगे, कैसे लाएंगे, दोनों बातें। कैसे लाएंगे में वो भी बताइए। वो मसीह जैसा कोई ईसा मसीह ले आएंगे क्या? उसके जरिए लाएंगे? क्या करेंगे? कौन सा न्याय करेंगे? आज जाके केरल में कह रहे हैं कि हम डबल डिजिट में लाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है केरल में कभी अफसोस, अब तो ईवीएम ही ला सकता है केरल में 10 सीट बीजेपी को, और तो कोई चारा है। केरल में तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी सर्वेयर चल जाके बता दे कि बीजेपी को 10 सीट आ रही है तो हम मान लेंगे। तो इस झूठ का क्या कहें, क्या करें? जब केरल में 10 आ रही तो आपको 370 क्या 470 भी आ रही। लेकिन इस देश में राजीव गांधी की सरकार थी, 400 से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन उन्होंने भी इतना आडंबर, इतना ये सब नहीं किया, तो उनकी भी सरकार चली गई। और आपकी सरकार, आप कह रहे हैं हम 370 लाएंगे। आप 370 की बात कर रहे हैं, आप 270 कैसे लाएंगे वो बताइए ना। 170 का भी फिगर बताइए ना, क्योंकि मैं मोटे तौर पर बोलूं तो दक्षिण में 132 सीट है। 132 सीट में आप अगर 10 से जमा कुछ जोड़ लिया, कर्नाटक वगैरह जोड़ करके भी, तो मान लेंगे कि 10 से ज्यादा। 122 मान लीजिए आपकी गई। आप देखिए 122 में पंजाब में 13, एक भी सीट जीती जाए आप तो 13 जोड़ दीजिए, 135 आपके हाथ से गई। दिल्ली में आप 7 में एक भी सीट जीतेंगे? पिछला चुनाव छोड़ दीजिए, इस चुनाव की बात कीजिए। इस चुनाव में एक भी सीट बता दीजिए जहां से दिल्ली में जीतेंगे। तो ये 7 सीट और जोड़ लीजिए तो 122, 13, 35 और 7 142। आइए बंगाल में भी 42 सीटें हैं, बीजेपी की 18 है। 8 सीट जीतेंगी बीजेपी, 8 भी नहीं जीतेगी। 10 सीट का यहीं पर नुकसान है, यानी 42 में 8 घटाई 34 सीट और जोड़िए उसमें, तो 137 में 34 और जोड़े तो 171 सीट हो गई। 171 बिहार में 39 सीटें हैं। बिहार में 39 में आप 15 सीट भी जीत पाएंगे इस बार के चुनाव में? नीतीश जी को जिस तरह से लिया है, जिस तरह का गुस्सा है, नहीं जीतेंगे। और जिस तरीके तो की भीड़ तेजस्वी के लिए आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो 171 बोल रहे थे ना, उसमें और आप जोड़ दीजिए, ये करके 200 से ज्यादा सीटें तो यही हो गई जहां आपके हाथ से निकल गई। कहां से आ रहे भाई 370? और हम आगे अब नहीं जा रहे हैं, यूपी वगैरह नहीं पहुंच रहे, रोक रहे हैं। आप हर स्टेट का मूल्यांकन कर लीजिए। राजस्थान में आपको 25 क्या कम, एकदम बराबरी का मुकाबला वहां हो गया है। 15-10, 10-15 इस तरह का मुकाबला हो गया है। मध्य प्रदेश में मान लीजिए अभी थोड़ी स्थिति साफ होनी बाकी है, लेकिन हम थोड़ा बोलेंगे जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में भी आपको 29 में 28 सीट तो नहीं आने वाली है, वहां भी आपकी सीटें घटेंगी। अरे गुजरात में आप 7 से 8 सीट लॉस करने जा रहे हैं, लूज करने जा रहे हैं। 7 से 8 सीट गुजरात में लूज करने जा रहे हैं। कहां आपकी सीट बढ़ती हुई दिख रही कि आप 303 से फरलांग लगा देंगे? आप तो बैक गियर में फरलांग लगाने वाले हैं, ये दिख रहा है। माने 70 उधर मत जोड़िए, 70 इधर घटा दीजिए कम से कम। अच्छा, तो सर जब मोदी जी कोई चीज जोड़ जोड़ से कहने लगते हैं तो उसका उल्टा होने वाला होता है क्या? जैसे अब की बार वो 400 चिल्लाने लगे, शुरू से ही लाल किले से ही शुरू कर दिया था कि हम ही बनना है, हम ही आएंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
तो जब मोदी जी जोर जोर से बोलने लगते हैं, कई उदाहरणों में हम लोगों ने देखा है, तो फिर उसका ठीक उल्टा होता है। जब 5 ट्रिलियन बताया था उन्होंने, फिर बताया कि हम इकोनॉमी में नंबर 3 में टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। फिर उन्होंने जोर जोर से बताया था कि 2022 में हमारे जो है सबकी आय दोगुनी हो जाएगी, मकान जो है पक्के बन जाएंगे। फिर उन्होंने जोर जोर से बताया कि गंगा माँ ने हमको बुलाया है, साफ कर देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे, गंगा माँ की क्या हालत है। तो जब जब मोदी जी जोर जोर से बोलते हैं, तो मतलब अब तक जो डिकोड हुआ है, तो वो उनका डर बोलता है क्या, कि या फिर वो उसके विपरीत जाकर काम करने वाले होते हैं, इसलिए जोर जोर से चीजें बोलने लग जाते हैं। देखिए, जब उनकी जो बात उनकी अंतरात्मा में आ जाती है, तो उनको डर भी लगता है कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा। अगर हार जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तब तो अकेले पीएम केयर जो घोटाला है वो काफी है उनको जेल में डालने के लिए। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, पीएम केयर फंड जो है वो अकेले में काफी है कि प्रधानमंत्री के नाम से आपने फंड बना लिया, कहते हैं कि सरकारी है ही नहीं, तो इसकी जांच होगी, गया कहाँ पैसा। तो इस तरीके से वो डर उनसे झूठ बोलवाता है, ये बात है। ये जो जितनी गारंटी की बात करते हैं, वो गारंटी तो छोड़ दीजिए पूरी होने की बात, तो लेकिन सरासर कोई प्रधानमंत्री के लेवल का व्यक्ति संसद के भीतर इस तरीके से 370 और ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये एक तरह से गलत इसलिए बोल रहे हैं कि संसद के भीतर आपने गाली गलौज का वातावरण है, संसद के भीतर आप विपक्ष की 147 एमएलए एमपीज को बाहर कर देते हैं। बस 147 एमपीज माने रखता है, और बाहर भी कर दिए तो नैतिकता देखिए, बाहर करके फिर बिल भी पास कराते हैं। अरे बाहर कर दिया तो पेंडिंग कर दो कि वो आएंगे तब हम बिल पास कराएंगे। इसका मतलब है कि आपने गलत बिल को कानून बनाने के लिए उस लोगों को बाहर किया, जिसका नतीजा हम लोगों ने देखा है, तालियां बजा के कृषि कानून पास कराए थे। प्रेम कुमार सर, जो बात अभी आपने कही कि जब जब जो पार्टी राज्यसभा में बहुमत पाती है, वो लोकसभा में आकर अल्पमत में हो जाती है, उसको नमस्ते कह देना पड़ता है। तो ये बात आपने किस उससे बोली है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे प्रेम कुमार सर? राज्यसभा में बहुमत जब कांग्रेस का हुआ, जब सत्ता से बाहर हुई, उस समय का आप याद कर लीजिए, जब 2014 में सत्ता में बाहर हुई, तब राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था। उससे पहले जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी राजीव गांधी के समय में, उस समय कांग्रेस के पास में राज्यसभा में बहुमत था, और जब जब बहुमत हुआ उसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। इस हिसाब से ये उदाहरण हम दे रहे हैं कि राज्यसभा में जब बहुमत आता है किसी को, तो उसके बाद उसकी हार तय हो जाती है। ये चीजें हम इसलिए भी कह रहे हैं। तो इस हिसाब से तो भाजपा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की वो, क्योंकि अब तो अमृतकाल में एक नया फंडा है ना कि जब डर लगे तो झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो वाला जो चल रहा है ट्रेंड। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बार बार 400 की बात करते हैं, 370 बोलते हैं भाजपा लाएगी, एनडीए तो 400 पार लेकर आएगी, ये बड़ी बड़ी बातें करती है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये जो तस्वीर है 2024 में मुश्किल जो खड़ी हो रही है भाजपा के लिए, दिख रही है मोदी जी को भी। तभी तो तोड़फोड़ करना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है। अगर जिस किसी पार्टी को 400 सीट का विश्वास होगा, वो पार्टी नीतीश कुमार को क्यों जोड़ेगी, वो पार्टी जयंत चौधरी को क्यों जोड़ेगी, वो पार्टी शिवसेना और एनसीपी को क्यों तोड़ेगी फोड़ेगी, वो पार्टी इसी तरीके से बाकी और जैसे शिरोमणि अकाली दल को जोड़ने में लगी है कि वापस आ जाएं, चंद्रबाबू नायडू को जोड़ने में लगी कि वापस आ जाएं। ये सब करने की क्या आवश्यकता होगी, नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि लोग समझ गए हैं। अन्ना जो द्रमुक है AIADMK, वो भी बीजेपी के साथ में आने को तैयार नहीं है, कि नहीं आएंगे। तो आपको याद होगा मेघालय में जो कहा था कि हम मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, वहां के मुख्यमंत्री ने, वही हालात यहाँ अन्ना द्रमुक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ में नहीं करेंगे। तो क्षेत्रीय दल तो डर गए हैं कि इनके साथ जाने का मतलब हमारे नेताओं को तोड़ देंगे, हमारी पार्टी को तोड़ देंगे, तो इनके साथ इनसे दूर रहो। तो ये हालात, अब तो इनको एलाई भी नहीं मिल रहे हैं और न मिलने वाले। ऐसे एलाइज हैं जिनका कोई MLA MP नहीं है। तो वैसे तो हम लोग भी एक संगठन बना ले और हो गया संगठन पॉलिटिकल, और जाके किसी एक के साथ में एलाई हो जाए तो पार्टी हो गई। जी प्रेम कुमार सर, अच्छा आज जो हमने हिमाचल प्रदेश में देखा,
पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो सबसे मजेदार रहा वहां हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया। देखिए, इसमें गलती कांग्रेस की भी है। हाँ। कांग्रेस में असंतोष है, ये बात प्रतिभा सिंह पाटिल कह रही हैं, तो असंतोष है तो है बोल के चुप नहीं होगा ना, रहना पड़ेगा। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश में, असंतोष है तो असंतोष को दूर कीजिए। तो यहाँ पर कांग्रेस की कमी रही, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इसको ऑपरेशन लोटस के रूप में देने का प्रयास किया है कि सरकार को ही गिरा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में 35 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 35 ही वो मैजिक फिगर है सरकार के लिए, और 35 ही मैजिक फिगर है राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो अगर बीजेपी जीत गई, इसका मतलब है कि कांग्रेस की बहुमत चली गई, सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश में का चुनाव जो है राज्यसभा का बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि बजट सेशन चल रहा है। कल से क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक पेश होगा। वित्त विधेयक अगर गिर गया तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। बजट जब गिर जाता है, वित्त विधेयक, बजट नहीं, वित्त विधेयक अगर गिर जाता है तो सरकार गिर जाती है। ये माना मनी बिल जिसको बोलते हैं, गिर जाती। तो ये भी स्थिति है। इसके अलावा हम ये इसीलिए सुबह से इस पर हमारी भी नजर है कि ये तो सरकार गिराने वाली घटना हो जाएगी। सुबह से हमने देखा मीडिया को, इसको गौर कीजिएगा, मीडिया ने सुबह से चलाना शुरू किया कि 10 से 12 विधायक कांग्रेस से टूट सकते हैं, सूत्र। वोटिंग चल रही है, वोटिंग के समय में सूत्र के हवाले से ये भ्रम फैलाना, ये चुनाव को प्रभावित करना है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे चला रहे। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं भ्रम फैलाना ये खबर नहीं है, क्योंकि फिर जैसे चुनाव खत्म होता है तो चुनाव खत्म होने के बाद में ये कहते हैं कि 6 एमएलए ने सूत्र के हिसाब से क्रॉस वोटिंग की है, और उस हिसाब से ये रिजल्ट टाई होने वाला है। तो टाई होने वाला है, अभी तो अब कह रहे थे 10 से 12, उसको ले आए 6 पर। अब रिजल्ट जब अभी आना है, अब आ ही रहा होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट में कांग्रेस अगर बच जाती है तो इसका मतलब पूरे दिन भर आपने प्रोपेगेंडा चलाया ना फिर, कि कांग्रेस कैसे हार जाए, कांग्रेस में कैसे टूट फूट हो जाए, नहीं भी हो रहा है तो करा दो। तो ये पूरा जो सर, ये तो सुपारी ले रखी है, साफ दिखाई देता है। ये तो ये पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के का काम, जिसको आप सुपारी लेना बिल्कुल बोल सकते हैं, वो चल रहा है। तो हमें ये लगता है कि जो उस समय चुनाव के एजेंट ने बात कही थी कि ये चुनाव जो है हमको कम से कम 35 से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है, तो चुनाव एजेंट की बात पर हमको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि चुनाव एजेंट को दिखा करके ही राज्यसभा चुनाव में जो मतदाता होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो चुनाव एजेंट को दिखाते हैं कि ये देखिए हमने इसको वोट दिया, और उसके बाद वो मान लिया जाता है कि वोट है। अगर किसी दूसरे चुनाव एजेंट को वोट दिखा दिया जाता है तो वो गलत मान लिया जाता है। तो इसलिए चुनाव एजेंट के पास पक्की जानकारी होती है कि कितने वोट हमें पड़े हैं। तो हमें लगता है कि ये चुनाव जीतना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है समय बहुत कम है, आपका भी मैंने बहुत समय ले लिया है। प्रेम कुमार सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जनता है वो नेताओं को नहीं चुनती है, वो पार्टी का बैकग्राउंड देखती है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो देखती है, विश्वास करती है, तब जाकर के किसी सांसद या फिर विधायक को चुनती है। वही सांसद और विधायक जनता के जनमत को जूतों के तले रौंद देते हैं, लोकतंत्र के चीथड़े उड़ा देते हैं, और उसके बाद में कहते हैं तो हमारे अंतरात्मा की आवाज है। सर, जनता के लिए तो हर तरह की धाराएं हैं, कानून है, लेकिन इस तरह के नेताओं के लिए कोई लॉ नहीं है। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, पैमाना एक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंतरात्मा की ही आवाज से वोट दिए जाएं, कोई किसी को वोट दे सकता है, कोई भी जीत सकता है, तब तो ये और भी अच्छी बात होगी। चलिए, कोई सबके लिए वो आजादी है। लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग जब होने लग जाती है, ये तो अंतरात्मा नहीं हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाती है, तो हमको रियलिटी को तो समझना पड़ेगा ना। आज अंतरात्मा की आवाज नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ व्हिप लागू नहीं होता है, तो मान सकते थे अंतरात्मा की आवाज। लेकिन यहाँ पर
पूरे एक डील चल रही है और उसके हिसाब से लोग पार्टी छोड़ते हैं और आगे की घटना साबित करेंगी कि जो गए हैं छोड़कर उनको क्या मिला, वो भी हमें दिखेगा, कुछ समय बाद दिखेगा। तो अखिलेश जो यादव चीजें कह रहे हैं हमें सर, पैकेज पैकेज कह रहे हैं, किसी को सुरक्षा मिलेगी, किसी को पैकेज मिलेगा, खुलकर बोल रहे हैं, यानी कि उन नेता भी उनके जानते हैं कि क्या लाभ मिलने वाला है और किस लाभ के लिए गए हुए हैं, तो सब खुलकर है सर, खुला खेल फर्रुखाबादी। बिल्कुल, तो ये बात जब खुल करके है तो निश्चित रूप से अंतरात्मा नहीं है कहीं भी, ये सिर्फ पैसों का लेन देन हो रहा है। तो इसको रोकने का हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, या तो जो पार्टी लाइन में है वो व्हिप से बंधे रहे, जो उसको तोड़ेंगे उनको फिर से चुनाव जीतना पड़ेगा। इस तरह के कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग रुके, इस पर सोचने का वक्त निश्चित रूप से आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। तो आज लोकतंत्र की दिन भर किस तरीके से इज्जत लुटती रही और किस तरीके से तमाम विधायक इसको जो है अंतरात्मा की आवाज बताते रहे, अपनी मक्कारी को छुपाते रहे, इसी पर बात कर रहे थे। आज राज्यसभा के चुनाव में जो कुछ हुआ उसको लेकर विस्तृत विश्लेषण प्रेम कुमार सर के साथ कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।